जी बेटा, हम लोग लेजिस्लेशन डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक अब आ रहा है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का। सही, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन से क्या मतलब है कि किस तरह एक स्टैच्यू में से उस काम की चीज़ को बाहर निकालना है, मीनिंगफुल चीज़ों को बाहर निकालना है, किस तरह कानून को इंटरप्रेट करना है। अब इंटरप्रेट करने की क्या ज़रूरत पड़ती है बेटा? लॉ भी कभी कभार जो है वो एम्बिगियस हो जाता है। कुछ ऐसे लफ्ज़ हो जाते हैं जिसके 2 महीने निकल रहे होते हैं, कभी कभार वर्डिंग्स क्लियर नहीं होती, तो कोर्ट को इस कानून को इंटरप्रेट करने में मुश्किलात होती है। तो उसके लिए उन्हें कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब आप पूछेंगे सपोर्ट की ज़रूरत किस तरह पड़ती है, लॉ किस तरह एम्बिगुअस हो सकता है? ज़ाहिर है वो बहुत ही माहिर कानून, पार्लियामेंट में इतनी रीडिंग होती है, इतना लंबा प्रोसेस फॉलो होता है, तो उसके बाद उसमें गलती कैसे हो सकती है? बेटा हो सकती है, हो सकती है। कानून बनाने वाले भी इंसान हैं, उससे भी कभी कभार कोई गलत लफ्ज़, डुअल मीनिंग लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे कानून के मीनिंग में एम्बिग्विटी आ सकती है। किस तरह आ सकती है, चले देख लें। एक जगह है जहां बोर्ड लगा हुआ है इतना बड़ा, ठीक है भाई, फाइन फॉर लिटरिंग, मतलब कचरा फेंकने पर पाबंदी है, कचरा फेंकने पर पेनल्टी है। सही। एक बंदा आया, उसने उस बोर्ड के बिल्कुल नीचे कचरा फेंक दिया सारा अपना। तो पुलिस वाला आया, उससे पूछा कि भाई ये आपने क्या हरकत की, इतना बड़ा बोर्ड नजर नहीं आ रहा आपको, आप पे जुर्माना होगा, पेनल्टी होगी आप पे। तो वो पुलिस वाले से बहस करता है, सर किस बात की पेनल्टी, यहाँ पे लिखा हुआ तो है फाइन फॉर लिटरिंग। तो पुलिस वाला भी कहता है हाँ मैं भी तो ये कह रहा हूँ, फाइन है लिटरिंग के लिए, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब यहाँ पर फाइन लफ्ज दो लफ्जों में कंसिडर किया जा रहा है। जो जिस बंदे ने कचरा फेंका है वो समझ रहा है फाइन मतलब ओके है यहाँ पे कचरा फेंकना, फाइन फॉर लिटरिंग। और पुलिस वाले ने जो मतलब निकाला वो था फाइन पेनल्टी, कचरा फेंकने वालों पर पेनल्टी लगेगी। तो हो गई बेटा एम्बिग्युइटी। फाइन के दो मतलब निकलते हैं, फाइन लफ्ज के दो मतलब निकलते हैं, एक तो बिल्कुल ठीक, दूसरा पेनल्टी, जुर्माना। समझ में आई बात? तो ऐसे केसेस सामने कभी कभार आ जाते हैं कि कानून बनाने वालों ने सोचा भी नहीं होता कि यार यहाँ पे भी एम्बिग्युइटी हो सकती है। उस केसेस में क्या होता है, कोर्ट जो कि लॉ को एग्जीक्यूट कर रही है, इंटरप्रेट कर रही है, उनको कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, कुछ रूल्स की सपोर्ट चाहिए होती है, जिससे वो गाइडेंस ले सके, जिससे वो कानून के मतलब निकाल सके। समझ में आई बात? अच्छा जी, हमने ये देखा था कानून बनाता कौन है, पार्लियामेंट, और उसको एग्जीक्यूट इंटरप्रेट कौन कर रहा है, कोर्ट कर रहा है। अब कोर्ट को सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मिलेगा, किस तरह मिलेगा? ये 4 रूल्स है, डिस्कस करते हैं। पहला रूल है बेटा लिटरल रूल। ये कहता है फॉलो द वर्ड ऑफ लॉ इन वर्ड टू वर्ड सेंस में जो कानून का लफ्ज है उसका फॉलो करो, जैसा भी लिखा हुआ है कानून में वैसा फॉलो करते जाओ। ये क्यों होता है बेटा? ये कोर्ट स्टैब्लिश करनी चाहती है सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की। सही, वो पार्लियामेंट ने जो लिख दिया वो फाइनल है, बस वही कानून है, उसमें किसी छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ये कह रहा है इस रूल के तहत, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी एक एग्जांपल ले लें। सही, एग्जांपल क्या है भाई? एग्जांपल ये है कि एक फिशर वर्सेस बेल नाम का केस है आपके कोर्ट्स में। उसमें क्या हुआ कि एक दुकानदार जिसने फ्लिक नाइफ जो प्रोहिबिटेड थे, जिसको ऑफेंसिव वेपन माना जाता था, वो डिस्प्ले पे उसने लगाए हुए थे प्राइस टैग के साथ। पुलिस वाले गए उसकी दुकान पे, बोला ये आप क्या कर रहे हैं, आपने फ्लिक नाइफ सेल पे लगाए हुए हैं, प्राइस टैग भी लगाया हुआ है, आपको पता नहीं है कानूनन जुर्म है इसको बेचना? तो दुकानदार ने आर्ग्यू किया, मैं कहाँ बेच रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, कोई आके पूछता है मुझसे इसका, मैं मना कर देता हूँ। तो पुलिस वाले कहते हैं उसको, यार आपने डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं तो मतलब आप बेच रहे हैं। तो दुकानदार फिर आर्ग्यू करता है, भाई मेरी दुकान में कंप्यूटर भी पड़ा हुआ है, मेरे घर का सामान पड़ा हुआ है, तो क्या सब बेचने का तो नहीं है ना, मैं बेच नहीं रहा, आपने मुझे बेचते हुए कहाँ देखा? उस पर केस चला, कोर्ट में गए, तो कोर्ट में जज ने उसको, जो दुकानदार था उसको छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? क्योंकि कानून में वर्ड बाय वर्ड लिखा था कि सेल करना, ऑफेंसिव वेपन को सेल करना जो है वो प्रोहिबिटेड है। उस बंदे को सेल करते हुए तो अदालत पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा, वो तो सिर्फ डिस्प्ले पे लगाए हुए थे। अब कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि डिस्प्ले पे लगाना भी जुर्म है। हालांकि आम लफ्जों में आम लोग क्लियरली ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अगर डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं और प्राइस टैग के साथ लगाए हुए हैं तो बेचने का ही इरादा था उसका। लेकिन क्योंकि उसको पुलिस वाले ने बेचते हुए नहीं पकड़ा, तो वहां पे उसकी बचत हो गई।
लिटरल रूल बेटा कभी कभार जो है ना थोड़े से एब्सर्ड रिजल्ट मतलब मीनिंगलेस रिजल्ट भी आपको दे देता है, समझ में आई बात। तो लिटरल रूल की वजह से वो बच गया। और कोर्ट ने क्या किया, लिटरल रूल अप्लाई किया, कानून को वर्ड बाय वर्ड फॉलो किया, तो उससे उसकी बचत हो गई। ठीक है, ये हो गया लिटरल रूल। अगला रूल आता है भाई गोल्डन रूल। ये क्या कहता है आपसे, फॉलो द वर्ड ऑफ लॉ unless it gives meaningless result। अब थोड़ा टाइम गुजरा, सही है, कोर्ट्स ने देखा कि यार पार्लियामेंट के जो अल्फाज है लॉ के वो वर्ड टू वर्ड फॉलो करने में कभी कभार जो है वो बिल्कुल अजीबोगरीब नताए जा रहे हैं। तो दूसरा रूल बना, ठीक है, दूसरा रूल आया गोल्डन रूल। वो क्या कहता था कि भाई कानून के लफ्जों को आप फॉलो करें, बिल्कुल फॉलो करें, जैसा लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड फॉलो करें, लेकिन उस वक्त फॉलो ना करें जब कानून को वर्ड टू वर्ड फॉलो करने में मीनिंगलेस रिजल्ट आ रहे हैं, कानून का मजाक बन रहा है। सर समझे नहीं हम, अभी समझाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखें बेटा, यूके के कानून में है कि अगर माँ बाप मर जाते हैं तो उसकी जायदाद उनके बेटों को मिल जाती है, बेटों को या बच्चों को मिल जाती है। तो ये कानून पढ़ के एक बेटे ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, बेटा अपनी माँ का कत्ल कर दिया। तो कानून के मुताबिक जब उनका केस जाएगा कोर्ट में इनहेरिटेंस का, तो वारिस कौन है उसकी जायदाद का, माँ की जायदाद का, बेटा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने देखा कि यार ये तो मर्डर करने का इसको एक रिवॉर्ड मिल रहा है, उसने मर्डर भी किया, अपनी माँ को मार दिया और उसको जायदाद भी मिल गई। तो यहाँ पे वर्ड लिटरल रूल फॉलो करना, सही है, वर्ड बाय वर्ड कानून को फॉलो करना एक मीनिंगलेस रिजल्ट दे रहा था। अगर उसमें वो लिटरल रूल फॉलो करते तो यार हर बच्चा अपने माँ बाप को मारने लग जाता जायदाद के चक्कर में। समझ में आ रही बात। तो जजेस ने इस केस में एक अलग अप्रोच इस्तेमाल की, बोला भाई हम इसको रिवॉर्ड नहीं करेंगे फॉर मर्डर, ये जेल में जाएगा। तो यहां पर जो है गोल्डन प्रिंसिपल अप्लाई किया गया, वर्ड बाय वर्ड कानून को फॉलो करो, लेकिन तब तक जब तक वो मीनिंगलेस रिजल्ट ना दे रहा हो। जैसे ही वो मीनिंगलेस रिजल्ट देने लगे, आप कानून के वर्ड को भूल जाओ, आप केस को उसके मेरिट पे देखो। ये था गोल्डन रूल, सेकंड रूल है हमारा। समझ में आई बात, क्लियर है? चलो ठीक है। थर्ड देखें, मिस्टीफ रूल देखें। मिस्टीफ रूल क्या है बेटा? चलें ये भी देखें, मिस्टीफ रूल आया। अब ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि कानून की वर्डिंग्स पे गौर ना करो, कानून की वर्डिंग्स पे गौर ना करो। जो कानून ने जिस प्रॉब्लम को टारगेट किया था उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, उस प्रॉब्लम को टारगेट करो। प्रॉब्लम यानी मिस्चिफ, ठीक है भाई, मिस्चिफ यहां कहते हैं प्रॉब्लम को। मिस्चिफ रूल आपसे कह रहा है कि कानून के लफ्जों को भूल जाओ, भूल जाओ कानून की किताबों में वर्ड बाय वर्ड क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जिस प्रॉब्लम को उस एक्ट ने, उस कानून ने टारगेट किया था, जो मसला था एक्चुअल, उसको आप सॉल्व करो। समझ में नहीं आया? चले समझाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल आप ये ले लें, यूके में कुछ 1950s के टाइम में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रोस्टिट्यूशन, वुमेन प्रोस्टिट्यूशन हद से ज़्यादा बढ़ गया था, खुलेआम सड़कों पे हो रहा था। कुछ खास सड़कें ऐसी महदूद हो गई थी जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और वहाँ होता क्या था, प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं रोड पे खड़ी होती थी, चलते फिरते हर आदमी को तंग कर रही होती थी, चलते फिरते हर आदमी को तंग करें, आवाज़ें लगाएं, छेड़ दें, पकड़ लें। तो हुआ क्या कि ये केस गया कोर्ट में, शिकायत हुई उनकी, केस चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने कानून पास कर दिया, सही, कोर्ट ने कानून पास किया, फैसला सुनाया कि भाई सड़कों के ऊपर प्रोस्टिट्यूशन करना, कॉमन प्रोस्टिट्यूशन करना बैन है, इलीगल है, ठीक है। तो उन्होंने इसका भी वे अराउंड निकाल लिया प्रोस्टिट्यूट्स ने। उन्होंने क्या किया, उस सड़क पे ही किराए पे घर ले लिए। अब वो क्या करती, ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा खोल के या बैल्कनी में से, सही, वहाँ से लोगों को आवाज़ लगाती, वहाँ से छेड़ती लोगों को, चलते फिरते लोगों को, वही सुकून मिला नहीं। तो क्या हुआ, कानून साजी करने के बाद भी लोगों को सुकून नहीं मिला, मसला जो मिस्चिफ था वो वहीं का वहीं खड़ा था। कोर्ट के पास फिर ये केस गया, सी, कोर्ट ने फिर ये फैसला किया कि भाई किसी भी तरीके का ये प्रोस्टिट्यूशन, वहाँ चाहे आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हो, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी हो, या आप बाहर कॉमन सड़क पे हो, ये नहीं करना है आपने।
सही। कोर्ट ने बेटा मसले को टारगेट किया। मसला क्या था? प्रोस्टिट्यूशन, बेहयाई मसला था। समझ में आई बात? मसला ये था, मसला ये नहीं था कि सड़क पे कर रही है, कहाँ कर रही है। अगर यहाँ पे लिटरल रूल फॉलो किया जाता, क्या सड़क पे ऑन द स्ट्रीट कॉमन प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, तो वो तो बेटा अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है, तो वहां तो बचत हो जाती इनकी। लेकिन क्योंकि कोर्ट ने मिस्चिफ रूल अप्लाई किया यहाँ पर, मिस्चिफ रूल मतलब क्या कि प्रॉब्लम को टारगेट किया, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको टारगेट किया, तो वहां पे कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि भाई अब अपने घर की बैल्कनी से भी नहीं कर सकती, ग्राउंड फ्लोर से भी नहीं कर सकती, सड़क के ऊपर भी नहीं कर सकती, ये बैंड है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज मिस्चिफ रूल। चौथा आया, आप देखें, पर्पसिव रूल। पर्पसिव रूल ये क्या है बेटा? मॉडर्न वर्जन ऑफ मिस्चिफ रूल चले भाई, एक और बहुत ही अच्छी सी एग्जांपल है जिससे आपको पर्पसिव रूल समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारे रूल समझ में आ जाएंगे। एक जगह है जहां लिखा है यहां खड़े होकर कचरा फेंकना मना है। यहां खड़े होकर कचरा फेंकना मना है। एक बंदा आया, सही, एक बंदा आया, उसने क्या किया, उसने बैठा और बैठ के कचरा फेंक दिया। पुलिस वाले ने उसको पकड़ा तो उसने कहा यार यहाँ पे लिखा हुआ है खड़े होकर कचरा फेंकना मना है, मैंने बैठ के फेंका है, उसको जाने दिया गया। तो यह क्या किया गया? लिटरल रूल को फॉलो किया गया। ठीक है, इसी केस को दोबारा सुने। दीवार पे लिखा हुआ है कचरा फेंकना, यहां खड़े होकर कचरा फेंकना मना है, बंदे ने बैठ के कचरा फेंका, सही है। पुलिस वालों ने फिर पकड़ा उसको। इस बार पुलिस वालों ने, कोर्ट ने गोल्डन रूल अप्लाई किया। जब बंदे ने आर्ग्यू किया मैंने बैठ के कचरा फेंका है, तो कोर्ट ने कहा कि भाई आपने कचरा तो फेंका है, अब खड़े होकर फेंका हो, बैठ के फेंका हो, वहां पे लिखा हुआ है कचरा फेंकना मना है। गोल्डन रूल अप्लाई किया, उसको फाइन लगी। तीसरा, अब एक बंदे ने खड़े होकर नहीं, बैठ के नहीं, दूर से कचरा फेंका दीवार की तरफ, सही है, तो मिस्ट्री रूल अप्लाई हुआ कि भाई प्रॉब्लम क्या था कि लोग कचरा फेंक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं यहां पर, उसको भी सजा हुई। चौथा 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 सेम दीवार पे लिखा है कचरा फेंकना मना है, सही, पर्पसिव रूल की बात कर रहे हैं, पर्पसिव रूल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। सेम दीवार पे लिखा है कचरा फेंकना मना है। एक बंदा आता है, कचरा नहीं फेंकता, लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे मलबा, जो बिल्डिंग तैयार का मलबा है, वो कचरा नहीं है, सही, कॉमन गार्बेज नहीं है, वो मलबा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो उसके घर की तामीरात में एक मलबा निकला था, वो उसने उसे लगा के डाल दिया। अब कोर्ट में एक केस गया। अब प्रॉब्लम क्या थी बेटा? प्रॉब्लम ये थी, कानून था कि कचरा, लिटरिंग, कॉमन लिटरिंग वहां पे अलाउ नहीं थी, और ये जो उसने मलबा डाला है वो उस कैटेगरी में नहीं आ रहा, वो एक इंडस्ट्रियल वेस्ट की कैटेगरी में आ रहा है, उसका वहां पर लिखा हुआ नहीं था कुछ भी, क्योंकि वो अलग कैटेगरी है। तो यहां पर्पसिव रूल अप्लाई होगा, यहां होगा पर्पसिव रूल अप्लाई। अब पर्पसिव रूल क्या देखता है कि भाई कानून बनाने वालों की इंटेंशन क्या थी। ये प्रॉब्लम भी नहीं देखता, ये कानून के वर्ड भी नहीं देखता, ये देखता है कि इंटेंशन क्या थी। यहां पर अब इंटेंशन आप देखेंगे तो सफाई रखना इंटेंशन थी कि यार ये जगह साफ रहे, तो उसने मलबा डाला अगर, तो वो कानून बनाने की इंटेंशन जो थी, उसका मकसद जो था, उसको तो फिर भी खत्म किया उसने, इसको भी फाइन लगेगी। तो ये है पर्पसिव रूल। ये प्रॉब्लम नहीं देखता, सही है, ये कानून की वर्डिंग से देखता, ये देखता है उस इंटेंशन को, उस मकसद को, जिस मकसद के लिए कानून बनाया गया था, ये उसको देखता है। तो बेटा ये 4 रूल्स हैं, उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। अगर कुछ भी अनक्लियर है तो आप बिल्कुल मुझसे रब्ता करें। ये 4 रूल्स हैं जो कि जजेस को हेल्प करते हैं कानून को इंटरप्रेट करने में। दोबारा से समझें, इंटरप्रेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा? जब कानून की किताब एक है, सही है, सारे एक्ट्स जो हैं एक है, तो क्यों जरूरत पड़ती है, इन सब रूल्स की जरूरत क्यों है बेटा? जरूरत है ना यार, कानून के अलग अलग मतलब निकल सकते हैं, कानून के क्या रिलीजन्स पे अलग अलग मतलब निकल रहे हैं। हम एज अ मुस्लिम्स कंसिडर करें, अगर देखें कि बेटा कुरान मजीद सबका एक है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए एक है, सही है, उनकी टीचिंग्स एक है, तो फिर क्यों ये अलग अलग फिरके बने हुए हैं? क्यों क्यों देवबंदी अलग है, क्यों बरेलवी अलग है, क्यों भाई अहले हदीस अलग है, क्रिश्चियंस में भी ऐसा है, क्यों बैप्टिस्ट अलग है, सही, क्यों कैथोलिक अलग है, जबकि उनका भी बाइबल एक है, उनका भी जो प्रॉफिट उनको मानते हैं हजरत ईसा को, वो भी एक है। तो क्यों अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स बने हुए हैं बेटा? क्योंकि हर किसी का इंटरप्रिटेशन का मेथड अलग है, हर कोई जो है वो अलग अलग मायने ले रहा है। अहले हदीस जो है वो कुरान के अलग मायने ले रहे हैं, वो हदीस के अलग मीनिंग्स ले रहे हैं। बरेलवी जो है वो अलग मीनिंग ले रहे हैं। देवबंद जो है वो अलग मीनिंग ले रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग मीनिंग्स ले रहे हैं कुरान के।
शिया अलग मीनिंग ले रहे हैं, सुन्नी अलग मीनिंग ले रहे हैं। सही, हर कोई स्कूल ऑफ थॉट्स अपने अपने तरीके से कुरान को इंटरप्रेट कर रहा है। तो कानून के साथ भी तो बेटा सेम मसला है, हर कोई अपना अलग अलग मीनिंग ले रहा है। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, फाइन लव्स के 2 मीनिंग निकल रहे थे, समझ में आई बात। तो ये 4 रूल हैं जो जजेस को असिस्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि भाई आपने मायने किस तरह लेने हैं। अब ये जजेस की मर्जी होती है, उन चारों में से कोई भी रूल वो उठा के लगा दे, उनकी मर्जी है। अगर वो चाहे कि हमें सिर्फ वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है, हमें सिर्फ वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है, वो लिटरल रूल लगा दे, चाहे रिजल्ट कैसा भी आ रहा हो। लेकिन अगर कानून उनको चाहिए कि यार मीनिंगलेस रिजल्ट ना निकले, तो वो गोल्डन रूल लगा दे। उनको मसले को हल करना हो जजिस को, तो वो मिस्टिफ रूल लगा दे। उनको इंटेंशन देखनी हो, इंटेंशन, जिस इंटेंशन से कानून बनाया गया था उस इंटेंशन को पूरा करवाना हो पार्लियामेंट की, तो पर्पसिव रूल लगा दे बेटा। ये जजेस को हेल्प कर रहे हैं ये रूल्स। समझ में आई बात। अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लें आप भी।